नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व पांडे आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इंस्टीट्यूट अथर्व आईएएस में। और जैसा कि अभी पिछली क्लास में हमने बताया था कि सॉरी, आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होगी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मोबाइल नंबर है। लास्ट वाला आपको शायद नहीं दिख रहा है। लास्ट वाला है 7800674802802 802 है ये। इसको नीचे लिख दे रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा स्टार्ट होता है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी अगर हम फेज देखें तो जब पहली बार इंग्लैंड में चार्टर बना इंडिया के लिए, और देयर वाज अ कंपनी नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्वीन एलिजाबेथ प्रथम यानी फर्स्ट से एक चार्टर मिला उसे ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। अब ये पर्टिकुलर चार्टर ईस्ट में ही क्यों आई, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम ईस्ट में ही क्यों पड़ा? इससे पहले 1494 या 95 में दोनों के बीच में स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि स्पेन जो है आर्कटिक ओशन को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इधर ईस्ट वेस्ट में। स्पेन जो है वो वेस्ट में जाएगा और पुर्तगाल जो है ईस्ट में जाएगा। ब्रिटेन दोनों की ट्रीटी में नहीं आता था ये, इसलिए दोनों तरफ गया। ऑलरेडी ये अमेरिका पे जा चुके थे, तो अब इन्हें ईस्ट में जाने की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि जब पुर्तगाली ईस्ट में आए थे तो यहाँ से स्पाइस जो मसाले होते थे उनका व्यापार उन्होंने किया, और ये मसाले इंग्लैंड तक भी गए और उनकी यहाँ की कहानियां इंडिया की ईस्ट की अंग्रेजों के पास भी गई कि इंडिया इज अ वेरी प्रॉस्परस एंड सोने की चिड़िया वाला देश है। उनके भी मन में लालच हुआ, वो भाई चार्टर बनवाए, चल दिए 1600 में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो हम हिस्ट्री को जहाँ तक है कि हिस्ट्री में इसको न पढ़ करके, बिकॉज दिस इज अ पॉलिटी क्लास, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ पॉलिटी। तो इसको पॉलिटी की तरह ही हम इसको समझेंगे, और वो समझने के लिए पहला जो संवैधानिक विकास जो हुआ था वो था 1600 से ही हम उसको मानेंगे, जब अंग्रेज ने इंडिया के लिए पहला चार्टर बनवाया। ठीक। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब जब ये पहला चार्टर बना तो सबसे पहले हम जानेंगे चार्टर का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर? चार्टर का मतलब होता है अ लॉ मेड बाय अथॉरिटी, और अ लॉ मेड बाय अ authorized legislature of an area। law made by an authorized legislature of an area यानी एक किसी अथॉरिटी के द्वारा, जिसके पास लेजिस्लेचर पावर हो,
किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, जैसे इंग्लैंड, उसके पास एथॉराइज्ड लेजिस्लेचर था और क्वीन, क्वीन ने उसको पावर दिया, कंपनी एक चार्टर बनाया। तो उसने चार्टर किसके द्वारा बनाया गया? एथॉराइज्ड लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेटिव पावर कौन थी? क्वीन, क्वीन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया कौन सा था? इंग्लैंड था। तो ये चार्टर था, क्या मीनिंग हुआ। अब ये चार्टर का मतलब तो हमने समझ लिया, लेकिन ये चार्टर बनता किस लिए था, किस लिए, और ये चार्टर डिनोट क्या करता था, मतलब व्हाट डज दिस पर्टिकुलर चार्टर डिटरमाइन। ये क्या डिटरमाइन करता था? ये डिटरमाइन करता था कि गवर्नमेंट जहां पर ये चार्टर बना हुआ है वहां पे गवर्नमेंट किस तरह की है। समझ रहे हैं ना? विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, उस गवर्नमेंट की पावर क्या है और उसका जुरिडिक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट डज this particular charter determines, it determine the type of government, the power of the government and the jurisdiction of the government। तो ये तीन चीज इस चार्टर में हमने समझा कि चार्टर क्या होता है। एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी द्वारा पास किया गया पर्टिकुलर एरिया, ठीक, जो कि इंग्लैंड में किया गया था। अब ये चार्टर डिनोट क्या करता था? तीन चीज, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर ऑफ गवर्नमेंट और जुरिडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ओवरऑल ये इतना समझ में आ गया। और अब आगे हम बढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेप्स की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन का के अंडर में चार्टर का मीनिंग हमने समझा दिया कि मेकिंग ऑफ द चार्टर क्या था। आगे धीरे धीरे हम समझेंगे कि फिर एक्ट आया, ठीक है, धीरे धीरे कैसे। तो मेन चीज, अब दिस पर्टिकुलर चार्टर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय क्वीन, क्वीन ने एक चार्टर बना दिया। इस चार्टर में क्या बना? चार्टर हैड एस्टेब्लिश्ड अ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक उसने चार्टर में, चार्टर के माध्यम से बना ईस्ट इंडिया कंपनी। और द पर्पस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू ट्रेड। ठीक, पर्पस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू ट्रेड। ज्यादा इधर हो गया, इसको यहाँ लिख लीजिए, टू ट्रेड, पर्पस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड। अब भैया ये कंपनी जो थी ये व्यापार करने के लिए चार्टर गवर्नमेंट ने बना के दे दिया कि भाई आप जाइए व्यापार कीजिए। कहाँ व्यापार कीजिए? ईस्ट में, यानी कि इंडिया में व्यापार कीजिए, टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक, कंपनी आई, इंडिया में व्यापार करना शुरू कर दिया। मद्रास में इसने फैक्ट्री बनाई, कोलकाता में बनाई, सूरत में बनाई। मद्रास प्रेसिडेंसी हो इसने कैप्चर किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इसने कैप्चर किया। हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। कलकत्ता को इसने कैप्चर किया, फिर दीवानी इसने ले ली, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार की। दीवानी के बाद इसके पास, मतलब ये एक हर जगह एनेक्स करती गई। और कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, इन्होंने दस्तक प्राप्त कर लिया मुगल एम्परर फारूक सियार थे उस समय, उनसे। और उस दस्तक के बल पर ये ट्रेड करने लगे, जो कि बंगाल के नवाब को अच्छा नहीं लगा। उस समय सिराजुद्दौला थे, उन्होंने कंपनीज को ऑर्डर दिया कि भाई अपना अपना हटा लीजिए, कंपनियां रिमूव कर लीजिए, फोर्ट
का फोर्टिफिकेशन रोक दीजिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। सिराजुद्दौला ने उन्हें भगा दिया। ये आगे की कहानी है। फिर ये कैप्चर करना शुरू किए थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कैप्चर करने का? ये जब इन्होंने कैप्चर स्टार्ट किया लगता है थोड़ा गला खराब है। तो जब इन्होंने एनेक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो इनके अंदर करप्शन भी बढ़ा। भाई 15 सालों के लिए इनको ट्रेड अथॉरिटी थी। इंग्लैंड में ये पैसे दे करके पार्लियामेंट मेंबर को, चाहे जैसे भी, ये वो पीरियड बढ़ाते जाते थे। इसकी वजह से जब दीवानी के बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब हम देखेंगे कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वो इसीलिए लाया गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनीज के अफेयर की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसके करप्शन के चार्जेस बहुत लग रहे थे कि कंपनी के ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, फरमान और उसका मिसयूज कर रहे हैं। इंग्लैंड को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इस वजह से कंपनी के सारे अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला एक रेगुलेशन पास हुआ। क्या पास हुआ? एक रेगुलेशन पास हुआ टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, लिखिए। ये रेगुलेशन किस लिए पास किया गया? इसका एम था टू कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। अब इस रेगुलेशन में जो लॉ पास होता था उसे एक्ट कहते थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेगुलेशन में जो लॉ पास करते थे, दैट पर्टिकुलर लॉ वाज कॉल्ड एन एक्ट। ये मोटा मोटा आप लोगों को चार्टर कैसे पास हुआ, क्यों हुआ, रेगुलेशन कहाँ से आया, रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है मतलब कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, फिर उसे एक्ट पर्टिकुलर कहा गया। अगर हम एक तरह से देखें तो भाई ठीक, तो क्या हम बता रहे थे, हम बोल गए। हाँ, अगर एक तरह से देखें तो इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका डिवीजन इन्होंने किस तरह कर रखा था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कैसे कर रखा था अंग्रेजों ने? तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करने का इनका पहला रूल था क्या मैसेज आ गया था? चलो, आज तो मैसेज बहुत आते रहते हैं। तो कल ही हमारे पास एक कॉल आई थी, नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का। सर, आप अपने इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ 3.5 लाख रुपए से लगभग 10 लाख 15 लाख तक का पैकेज है। उसमें हम पूरा आपका इंस्टीट्यूट ग्रो करने में लेते हैं। भैया हम गरीब आदमी, कोरोना ने वैसे ही इंस्टीट्यूट की बैंड बजा रखी है। 15-20 लाख रुपए हमारे पास मिनिमम
10 से 15 बच्चे तो हम बैठा के ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम खुद बैच में एंट्री नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि बच्चे परेशान हैं, हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा कोचिंग इंडस्ट्रीज है। जो बड़ी-बड़ी कोचिंगें खुली हुई हैं, बच्चों से पैसा तो ले लेती हैं, लेकिन ये सब टीचरों को पैसा नहीं देते हैं। और टीचरों को पैसा नहीं देते हैं, इस वजह से टीचर जो है आधा कोर्स छोड़ के बीच में भाग जाता है। नुकसान तो हुआ, एक ही कोर्स को 4 टीचर 4 अलग तरह से पढ़ाते हैं। नुकसान किसका हुआ? बच्चों का ही तो हुआ है ना इसमें। कोचिंग को क्या है, उसको तो पैसा मिल गया, आपने फीस जमा कर दिया। वापस लेने जाएँगे तो पॉलिसी बना रखी है। 1 महीने बाद हम फीस नहीं वापस करेंगे। 10 दिन के अंदर मिलेंगे तो 50% आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये सब पैसा कमाने का कोचिंग तो एक बिज़नेस इंडस्ट्री है। आपके फ्यूचर से थोड़ी ना उसको वो कर रहे हैं कि ये बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उनको लेना क्या देना क्या है? पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ। ये फैक्ट है। उनका तो बन गया ना टीचरों, इसीलिए टीचर ये क्यों हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है? जो टीचर बढ़िया है, पढ़ा भी रहा है आपके इंस्टीट्यूट में आकर के, अरे एक इंस्टीट्यूट में अगर वो जाता है अपने घर से, तो आने-जाने में दिन में 100 रुपए उसका कम से कम 1 डेढ़ लीटर 2 लीटर तो तेल ही खर्चा हो जाता है। अगर बाइक से जा रहा है, कार से जाएगा तो 500 में तो वैसे चला गया। इसीलिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी टीचर आते हैं, बताते हैं कि सर उस इंस्टीट्यूट में हमें पेमेंट नहीं मिलता है। आपके यहाँ कम से कम ईमानदारी से मिलेगा भी तो कुछ। तो ये हाल है रिज़ल्ट। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूट का भी दोष है, रिज़ल्ट ना आने का। एक ही सब्जेक्ट को एक ही सेमेस्टर में 5-5 टीचर्स पढ़वाएँगे अलग-अलग। रिज़ल्ट नहीं आएगा, यही कारण है। तो चलिए ये सब साइड की चीज़ें हैं। ये सब बच्चों आप लोगों को भी सोचना चाहिए कैसे क्या कौन इंस्टीट्यूट बढ़िया है, कौन क्या है। सिर्फ़ वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में एक दोहा है कि दूर के ढोल सुहावने, वो वाला काम नहीं। उसी से पढ़िए, जाइए ऑफ़लाइन भी पढ़िए, लेकिन उनसे कहिए लिखित में ले लीजिए कि हमारा कोर्स जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वो टीचर तो वही पढ़ाएगा। ये नहीं कि बीच में वो टीचर गायब हो गया, दूसरा टीचर आकर पढ़ा दिया। इससे टीचरों का नुकसान नहीं है, अगर पेमेंट नहीं मिला टीचर तो दूसरी जगह से कमा लेगा, लेकिन बच्चों का नुकसान है। तो आगे चले हम कहाँ बता रहे थे कहाँ चले गए? हाँ, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कैसे किया गया था? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड इन्होंने कर दिया था कि प्रेसिडेंसीज बना दी थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंस ये जो प्रेसिडेंसी थी इन्होंने डिवाइड कर रखा था इसको 2 पार्ट में। पहला प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, ठीक है? ये प्रिंसली स्टेट। अब इन्होंने प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड तो कर दिया। इन दोनों में अंतर क्या था? प्रोविंस जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे। ठीक? और प्रिंसली स्टेट जो थे ये डायरेक्ट कंट्रोल में तो आएंगे नहीं। तो प्रिंसली स्टेट को हेड करने के लिए, क्यों ये डायरेक्ट कंट्रोल में? क्योंकि इसमें राजा होते थे, छोटे-छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये इसमें से कुछ राजा जो थे वो सबऑर्डिनेट थे। बाद में पूरी तरह से जब हुआ तो सारे राजा किसके सबऑर्डिनेट हो गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट इसमें जो किंग्स थे सबऑर्डिनेट हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो एक तरफ डायरेक्ट कंट्रोल वाले ब्रिटिशर्स जो प्रोविंस थे जो कि ब्रिटिश के अंडर में थे, दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स थे
जो कि किंग्स के अंडर में थे, लेकिन वो ब्रिटेन इंग्लैंड के उसमें अंग्रेजों के सबॉर्डिनेट थे। इसका फायदा अंग्रेजों को क्या होता था, जब सब्सिडरी अलायंस वाली थ्योरी आप पढ़ेंगे तो जहां अंग्रेजों ने अपनी सेना को राजाओं के यहाँ रख दिया था, इससे अंग्रेजों का पैसा बचा। कई चीजें हैं तो आगे पढ़ेंगे सब। तो ये दो मेन चीज थी। अब प्रिंसली स्टेट का रोल क्या था? 40% प्रिंसली स्टेट थे, 60% नियर अबाउट, इनका मतलब परसेंटेज में अगर योगदान देखें तो प्रोविंस थे। तो ये मेजर मेजर चीजें स्मॉल आप लोगों ने अभी तक शुरू की देखा। तो अब स्टार्ट हम करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो फेज है, अगर इसको हम डिवाइड करें, इस पर्टिकुलर फेज को भाई 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 3 पार्ट में डिवाइड में क्या होगा, ये देखा जाएगा कि पहला फेज जो हमने बताया था कि सबसे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कंपनी में करप्शन हो गया, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, वहां से स्टार्ट होकर के 1853 तक ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट जाएगा। अब इस फर्स्ट फेज को हम पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरा फेज इसका आएगा, फेज 2, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, यानी कि जो चार्टर एक्ट आएगा वो आपका 1858 से लेकर के आज़ादी तक, यानी माउंट बैटन प्लान तक वो पूरा निर्धारित रहेगा। तो अब इस पर्टिकुलर एक्ट को फेज सेकंड में रखेंगे। तो पहले हम फेज 2 पढ़ेंगे, फिर पहले हम फेज 1 पढ़ेंगे, फिर फेज 2 पढ़ेंगे। उसके बाद फेज 3 जो है वो पूरा आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस लेके आज अभी तक जितना है वो पूरा एक्ट उसमें समझा जाएगा। तो ये मोटा मोटा इतना था। अब शुरू करते हैं फर्स्ट। ठीक, तो अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला है, इसमें क्या हुआ था? सिंपल सी बात है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 2013 या 2022 में तो पास होगा नहीं। 1773 में ये पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ था। पास कहाँ हुआ था भाई? रेगुलेटिंग इंडिया का अफेयर कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, यानी पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तीसरा, किसके लिए पास हुआ था? बचपन में हम लोग एक हिंदी में पढ़ते थे, किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, किस लिए कहा। तो ये सारी चीज आप जब पढ़िए तो वो चीजें अपने पढ़ने में या क्वेश्चन में भी इंक्लूड कीजिए। किसने कहा, जब किसने पास किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों पास किया, कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करने के लिए, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कब पास किया? 1773 में पास किया। कहाँ पास किया? इंग्लैंड में पास हुआ। तो है कि नहीं? ये मतलब वो चीजें जो हर एक बाल भारती पुस्तक चलती थी, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते थे हिंदी में। तो वही चीजें इसमें भी है, कहीं बाहर का नहीं है। तो आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। जो बंगाल का गवर्नर
ठीक है। जनरल, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझो इसे। जो बंगाल का शासन जो था वो गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य की समिति द्वारा, यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल से बनाया गया था, उसके द्वारा वो गवर्न किया जाता था। ठीक है। अब यानी कि ये पर्टिकुलर चीज उसमें निहित थी। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि ऐसे गवर्नर जनरल, तो इससे होता क्या है, इससे मतलब क्या निकलता है? इससे यही मतलब निकलता है कि जो गवर्नर जनरल था वो अपनी काउंसिल के माध्यम से पूरा चीज कंट्रोल करता था बंगाल का, और ये मद्रास की प्रेसिडेंसी और ये उसके अंडर में आती थी। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, आप लोग चाहे तो नॉर्मली लिख सकते हैं। इसमें था क्या, अब इस अधिनियम का अस्तित्व जो था वो बेस्ड था, मतलब मेन ये जो अधिनियम आया था ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने पास किया था, ये आप जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं थी, इन्हीं विशेषताओं से हम जानेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या था। तो पहली विशेषता इसकी सबसे पहले जो लोग बताते हैं वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद जो था, पहले भाई गवर्नर होते थे, उस गवर्नर को हटा करके इस पर्टिकुलर एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, उससे गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की एक समिति को बनाया, जो कि एक सलाहकार के रूप में काम करेगी। ठीक, समझ में आया मोटा मोटा? और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो पहला कौन था? पहला कुछ कोई तो होगा। लास्ट गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और पहला कौन था गवर्नर जनरल? वो भी वारेन हेस्टिंग था। तो समझ में आया? तो अगर ये देखा जाए तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट इसी में है, इसी फर्स्ट पॉइंट में, कि इस अधिनियम द्वारा प्रशासन मंडल में, जो हमने वॉरेन हेस्टिंग को बताया था, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उस जो बाकी सदस्य थे, बाकी सदस्य को इसमें काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। इन सभी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो काउंसिल थी उसकी, उसके मेंबर्स का कार्यकाल कितना साल का होता है, दैट मीन्स द पीरियड ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन सभी का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था। ठीक है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था, तथा एक जो निर्देशक बोर्ड बनाया गया था, निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर जो ब्रिटेन की क्वीन थी, यानी सम्राट थी, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता था। जस्ट लाइक अपने यहाँ पार्लियामेंट में सिस्टम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसको हम एक तरह से मान के चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज चालू हो चुका था। भाई चालू कैसे हुआ? पहली अथॉरिटी इन्होंने क्या की कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर। उसके बाद उसकी कार्यकाल को काउंसिल क्यों बनाई गई? दिस पर्टिकुलर काउंसिल वाज मेड टू चेक द वर्क ऑफ गवर्नर जनरल और रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली। समझ में आया? तो
अब हुआ क्या, देखा ना, संविधान बनने का एक प्रोसेस चालू हो गया। उसके बाद बोर्ड, जो निदेशक बोर्ड था, वो इनके सदस्यों को हटा सकता था, उसको पावर दी गई। अब हटा कैसे सकता था? हटाने का जो पावर था, वो पावर था कि ब्रिटिश साम्राज्य जब इनको कोई अगर निदेशक बोर्ड से सिफारिश करता और ब्रिटिश सम्राट अगर चाहते तो हट जाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आता है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दैट मीन्स द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, सॉरी, मद्रास एंड बॉम्बे वर मेड सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, अरे सॉरी, वेस्ट बंगाल, बंगाल जिसे कहेंगे हम, वेस्ट बंगाल तो उसमें था ही, सिर्फ बंगाल थे वो। तो वेस्ट बंगाल का नाम अभी कुछ दिन पहले ममता दीदी ने रिकमेंड भी किया था कि अब वेस्ट बंगाल जैसी कोई चीज रही नहीं गई है, तो हमारे स्टेट का नाम बंगाल कर दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को उन्होंने सेंड किया था। अब अभी गवर्नमेंट ने माना नहीं है नाम चेंज करने के लिए, ऐसा मान जाएगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का कंसेप्ट जब था, जब आप लॉर्ड कर्जन पढ़ेंगे 1909 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो बने थे। तो पूर्वी बंगाल जो था, अब वो बांग्लादेश बन चुका है, यानी पूर्वी पाकिस्तान भी था पहले, और जो अपने यहाँ वेस्ट बंगाल है वो उसी समय का बना हुआ पश्चिम बंगाल था। तो जो बांग्लादेश में आज भी बांग्ला बोली जाती है, वो इसीलिए बोली जाती है कि पहले वो भारत का ही पार्ट था। ये अंग्रेजों की चाल थी कि बंगाल को विभाजित कर दो और उधर अफगान को विभाजित कर दो, फिर पाकिस्तान को विभाजित कर दो, म्यांमार को विभाजित कर दो, भारत पूरी तरह से टूट जाएगा। जाते जाते इन्होंने ऐसा कर दिया कि पूरे देश में ही विभाजन का दौर चालू हो गया। अगर वो तो सरदार पटेल ना होते तो सारी रियासतें एक ना हो पाती। नेहरू जी फिर लेकर के दूसरा मुद्दा यूएन में चले गए, तो कश्मीर भी उसी समय हमारे पास आ गया होता, थोड़ा टाइम लग गया। हो जाएगा, जो छोटा मोटा इधर उधर जमीन है वो तो हमारे यहाँ भी गांव में मेड़ ओढ़ का लफड़ा चलता रहता है कि पड़ोसी ने मेड़ काट के हमारे में जोत दिया है, तो थोड़ा बहुत होता रहता है। और बॉर्डर इश्यूज है, हमारे घर में ये होता है। अरे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो भाइयों में भी आपस में लड़ाई होती थी, क्या मेरे बिस्तर पे इतनी जगह मेरी है, इतनी जगह, तो वो हर जगह चलती है। तो इतना मोटा मोटा समझ में है कि गवर्नर जनरल की जो थे वो बॉम्बे और मद्रास को उसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी की। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। समझ में आया? अभी तक गवर्नर जनरल जो था, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग, कानून नहीं बना सकता था, जो ब्रिटिश से पास होकर के इंग्लैंड से आता था वही करता था। लेकिन अब ये अपनी तरफ से भारत प्रशासन के लिए, यानी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ही कैन मेक अ लॉ। लेकिन उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शन दे दिया था। अब ऑब्जेक्शन क्या था? ऑब्जेक्शन ये था कि जो कानून इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनेंगे या लागू होंगे, उनमें जो निदेशक बोर्ड है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इंग्लैंड में बैठता है, उसकी अनुमति लेना जरूरी है। समझ में आया? ये कानून का एक नया, ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट है। जैसे कि गवर्नर जनरल को पावर तो दे दी गई, लेकिन फिर भी उसे एक जगह कंट्रोल में रखा गया कि आपको जो भी कानून बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि उसमें सहमत लेनी पड़ेगी। इसमें टाइम लगता था भाई। इंग्लैंड इंडिया में कानून बनाया, पोस्ट हुआ, गया, वहां से फिर आया, 1 साल लग जाता था। समझ में आया? तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन
बना तो सही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते इन्होंने कितने बदलाव कर दिए, समझ रहे हो ना, इतने बदलाव कर डाले कि इंग्लैंड का पूरा शासन एक तरह से कंट्रोल भी था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तैयार भी हो रही थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार हो रही है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं नाम नहीं है। तो ये जो हम आज मोहर लगाते हैं, ये दिस इज अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेप्ट वहीं से जनरेट हुआ कि एक अभी आगे पढ़ोगे, क्योंकि जब आज सेकंड फेज जब चालू करोगे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म था तो ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन हमारा एक राष्ट्र पूरा इन्होंने बनाया, ठीक है ना। ये अंग्रेज इसलिए डेवलप कर रहे थे, इसलिए नहीं कि हम यहाँ से छोड़ के भाग जाए। इतना बड़ा लैंड मास इंडिया का था कि उनकी दिमाग खराब हो गया था, कहाँ कहाँ कब्जा करे, क्योंकि जितना उनका देश है उतना तो हमारे लगता है इलाहाबाद की आबादी होगी। तो वही हिसाब है। अब ये इतना समझ में आया मोटा मोटा। आगे का इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम द्वारा, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्होंने की। That means a Supreme Court was established in Calcutta, जिससे कि इनके लीगल ज्यूरिडिक्शन उसमें किया। इससे पहले कोर्ट की अवधारणा, अगर हम जैसे निबंध आ जाए न्यायालय पे, तो हमारे यहाँ न्यायालय था, बहुत पहले से था, राम के समय से था, है कि नहीं। लेकिन वो कंसेप्ट ऑफ कोर्ट नहीं था, तो राजा ही न्याय करता था। माहेश्मती वाला वो डायलॉग है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन, जस्ट लाइक दैट ओनली। तो कोर्ट का कंसेप्ट इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट इन्होंने ले आया। अब वो हमारे लिए थोड़ी ले आया था, वो तो अपने लिए ले आए थे। वी शुड वर्क अंडर अ लॉ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। ये मोटा मोटा। और पहले न्यायाधीश तो आप लोगों को सबको पता है, सर एलिजा थे ना। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, चार्टर एक्ट तो आ रहे, वो तो अगला पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट डेवलप करने का मतलब क्या हुआ, क्यों डेवलप किया, क्योंकि दीवानी इनको मिल चुकी थी, ज्यादातर एरिया पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी इनके अंडर में ही थी। जो अब भाई इनको इतने बड़े को एक रेगुलेटिंग एक्ट तो पास हो गया, लेकिन कुछ ज्यूरिडिक्शन, कई लीगल चीजें भी होती थी। तो उस पर्टिकुलर, क्योंकि दीवानी पा गए थे, दीवानी और फौजदारी और जल सेना और बाकी धार्मिक मामलों को सफाई करने के लिए पहले लोग राजा के पास जाते थे, अब राजा रहे नहीं, है कि नहीं। राजा के पास जाओ तो कहते भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उनके अधीन हूँ। जैसा कि आपने लगान मूवी में भी देखा होगा, लास्ट में उन्हें क्रिकेट खेलना ही पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने कोड बनाया कि जिसमें दीवानी भी, फौजदारी भी, सेना के मैटर और धार्मिक मामले, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का सबको डील किया जाए। हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीजें देखोगे। न्यायालय जो थे, न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भी मामले की सुनवाई कर सके। मतलब इनको कंपनी के अगेंस्ट और जो उनके सम्राट के जो किंग के जो उसमें तो उनके अगेंस्ट जो एम्प्लॉयज थे उनके भी विरुद्ध फैसला दे सकते थे। ये मेजर चीज था, ठीक है।
अगर हम देखें तो इस प्रकार से 1773 का यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, भारत में कंपनी के लिए या कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज टू फॉर्म टू रेगुलेट द लॉ। ठीक है, और पहली बार अगर देखा जाए तो दिस विल बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया ओनली इन ब्रिटेन पार्लियामेंट। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, यानी पहली बार एक लिखित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया इंग्लैंड में भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, या हम भारत के भी लिए कह सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, कल से हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इतनी क्लास जो है आज की पर्याप्त है।